हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 22 जो डिफाइन करता है चार्जेबिलिटी। क्या बोलता है सेक्शन बोल रहा है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यानी बात की गई है कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होगी वो स्टार्ट होगी, सबसे पहले डिटरमाइन की जाएगी एनुअल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की। और एनुअल वैल्यू को कैसे कंप्यूट करना है बेटा, वो मेथड बताया गया है सेक्शन 23 में। ठीक है, नेक्स्ट तो आगे लॉ ने डिफाइन किया कि बेटा किस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। लॉ डिफाइन करता है एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड्स अपर्टेनेंट देयरटो ऑफ विच द असेसीज ऑनर। असेसी क्या होना चाहिए, उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। तो जो एनुअल वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो क्या हो जाएगी बेटा, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दो बातें यहां पर बेटा थोड़े ध्यान देने वाली है, एक उन्होंने बोला बिल्डिंग्स और बोला है लैंड्स अपर्टेनेंट देयरटो। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि बिल्डिंग्स और लैंड्स अपर्टेनेंट देयरटो का मतलब होता क्या है। लेकिन इस सेक्शन की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलती है कि जो एनुअल वैल्यू होगी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज की वो अंडर द हेड पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा वो देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया portions of property occupied by the assessee for the purpose of any business or profession carried on by him। यानी assessee के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का वो किस लिए यूज कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। तो उस केस में बेटा जो उस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो कहां टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एन असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। इन केस असेसी क्या करता है, असेसी एंगेज है एक ऐसे बिजनेस में जहां पर प्रॉपर्टीज को लेट आउट किया जाता है, तो उस केस में उन प्रॉपर्टीज से होने वाली इनकम वो भी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। बात करते हैं अब कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी। जो ऊपर हमने सेक्शन पढ़ा उसमें से अब हम कंडीशन बनाते हैं कि कंडीशंस क्या है चार्जेबिलिटी होने के लिए। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयरटो। यानी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, या तो बिल्डिंग होनी चाहिए कोई भी, या लैंड अपर्टेनेंट देयरटो होनी चाहिए, तभी उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बिल्डिंग को डिफाइन किया गया है, बिल्डिंग्स इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बट आल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस। बिल्डिंग के अंदर केवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है बेटा, बिल्डिंग के अंदर फैक्ट्री की बिल्डिंग भी इंक्लूड है, ऑफिसेस भी हैं, शॉप्स हैं, गोडाउन्स है, या कोई अदर कमर्शियल प्रेमाइसेस है तो वो भी इंक्लूड है। लैंड अपर्टेनेंट देयरटो का मतलब क्या होता है, तो लॉ ने बताया लैंड अपर्टेनेंट मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन, गैराज एटसेट्रा। यानी जो बिल्डिंग्स के साथ लैंड कनेक्ट है, जैसे गार्डन हो गया, गैराज हो गया, वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। यानी उसे अगर रेंट पे दिया हुआ है असेसी ने, तो उससे होने वाली रेंटल इनकम कहां जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, क्या बताता है, इट मे बी नोटेड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड इज हाउएवर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी। नोट में बताया गया है कि जो खाली लैंड है, जो खाली लैंड पड़ा हुआ है असेसी का और उसे लेट आउट किया है, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो कहां टैक्सेबल होगी, या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो सकती है या पीजीबीपी में हो सकती है। ये सारी बातें केस पे डिपेंड करेंगी, जैसे केस के फैक्ट होंगे उसी के अकॉर्डिंग इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। असेसी जो है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। ओनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ऑन राइट। यानी ओनर कौन सा पर्सन है जो एंटाइटल होता है इनकम रिसीव करने के लिए, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को रिसीव करने के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड। बेटा जब हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ध्यान रखना यहां पर रजिस्ट्रेशन ओनर के नाम पर होना ये जरूरी नहीं है। यहां पे सिंपल रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनर इन्होंने क्या बताया कि वो पर्सन जो क्या रिसीव कर रहा है, प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव कर रहा है, वो ओनर है। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे हो ये मैंडेटरी नहीं है। ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स। ओनरशिप में दोनों तरह के राइट्स इंक्लूड हैं, फ्री होल्ड वाले भी और लीज होल्ड वाले भी। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, ये बेटा सेक्शन 27 डिफाइन करता है डीम्ड ओनरशिप।
क्लास में करेंगे अभी डिस्कस, लेकिन यहां के लिए समझे सिर्फ ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। ये भी जरूरी नहीं है कि जिस जमीन पर, जिस लैंड पर बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो लैंड का और बिल्डिंग का मालिक जो है वो सेम होना चाहिए। सिंपल लॉ क्या बोलता है कि बिल्डिंग का जो ओनर है वो अलग हो सकता है, लैंड का जो है वो अलग हो सकता है, दोनों को जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो असेसी है, जिसके हैंड में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल कर रहे हैं, वो ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का प्रीवियस ईयर में। अगर असेसमेंट ईयर में वो ओनर नहीं है तो इस बात का हमारे लिए रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम हम टैक्सेबल कर रहे हैं, तो उस प्रीवियस ईयर के लिए वो ओनर होना चाहिए। असेसमेंट ईयर में है या नहीं है, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, if the title of ownership of the property is under dispute in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax act under section 22 will be of the income tax department। तो लॉ क्या बोलता है, देखिए, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल डिस्प्यूट में है, यानी दो पर्सन है ए और बी, और उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, ए बोलता है कि ये हाउस प्रॉपर्टी मेरी है, बी बोलता है ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, दोनों का डिस्प्यूट होके कोर्ट में केस जो है अभी चल रहा है, तो उस केस में लॉ क्या बोलता है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में पावर है कि वो किसे, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ओनर बनाए जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाता। ए और बी का आपस में झगड़ा चल रहा है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में पावर है कि वो ए के हाथ में टैक्सेबल करे उस प्रॉपर्टी से इनकम, या बी के हाथ में टैक्सेबल करे। कब तक? जब तक कि उनका सूट जो है वो फाइनल नहीं हो जाता। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, in case of recovery of unrealized rent and arrears of rent, ownership of that property is not relevant। बात करते हैं वो कि अगर रिकवरी हो रही है अनरियलाइज रेंट की, या कुछ अरियर थे हम रेंट के, एसएससी के, तो उस केस में ओनरशिप का कोई भी रेलिवेंस नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे बेटा अनरियलाइज रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट का कंसेप्ट, तो इसे वहां पे डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, दो पॉइंट अभी तक हुए हैं। एक तो हो गया प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट, और असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। दो पॉइंट हो गए, दो कंडीशंस हो गई हमारी। नेक्स्ट, थर्ड इज यूज ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यूज कैसा होना चाहिए, तो सिंपल लॉ क्या बोलता है, किसी भी पर्पस के लिए यूज की जा सकती है हाउस प्रॉपर्टी, बट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, तो उससे होने वाली इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी बेटा, पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर कोई प्रॉपर्टी असेसी ने क्या हेल्ड की हुई है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस, तो उससे होने वाली इनकम कहां चार्जेबल होगी, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है लो, समझिए। मिस्टर ए एक बिल्डर है, मिस्टर ए एक बिल्डर है, और इनके पास जो है कई सारी हाउस प्रॉपर्टीज हैं बेटा, स्टॉक इन ट्रेड है उनकी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही एक हाउस प्रॉपर्टी इनकी ये है, एक हाउस प्रॉपर्टी ये है, एक हाउस प्रॉपर्टी ये, कई सारी इनके पास हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी है। ठीक है, अब लॉ क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनना बेटा। 3 हाउस प्रॉपर्टीज हमने बना दी इनकी, ऐसे सिमिलर बहुत सारी। लॉ बोलता है कि जब ये हाउस प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी, तो जब बनाते हैं उसके बाद इन्हें जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, उससे लेना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जिसे हम सीओसी भी बोलते हैं। लॉ बोलता है कि जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, जिस भी प्रीवियस ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, उस प्रीवियस ईयर से आगे के 2 साल, 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो अगले 2 साल है, उन 2 सालों तक हम इस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को निल मानेंगे। क्या मानेंगे, निल। और जैसे ही बेटा ये 2 साल फिनिश हो जाएंगे, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है उसे मान लिया जाएगा डीम्ड टू लेट आउट, यानी ये मान लिया जाएगा कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये लेट आउट पे दे दी है मिस्टर ए ने, और मिस्टर ए इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर रहे हैं, और उनके हाथ में इस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या बोला लो ने सेकंड पॉइंट में, फटाफट से आओ। उन्होंने बोला कि एसआईटी है, असेसी का एसआईटी है, स्टॉक इन ट्रेड, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल तक। ठीक है,
कहां से 2 साल तक? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला, उस फाइनेंशियल ईयर से जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है, उन फाइनेंशियल ईयर तक इस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होगी बेटा? निल। और उसके बाद क्या मान ली जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी डीम टू लेट आउट। सपोज फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 जो है, उसमें उन्हें क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, सीओसी मिल गया। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है बेटा? ये हो रहा है 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। ठीक है, तो इससे अगले वाले 2 साल देखो, एक होगा प्रीवियस ईयर कौन सा? 2021, और दूसरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा बेटा? दूसरा होगा 21 से 22। इन दोनों प्रीवियस ईयर में इस हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो नील मानी जाएगी बेटा। और नेक्स्ट जब जैसे ही प्रीवियस ईयर कौन सा? 22, 23 आएगा, उस प्रीवियस ईयर में इस हाउस प्रॉपर्टी का क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। कब माना जाएगा? इन केस अगर ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करते मिस्टर ए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है बेटा? कंपोजिट रेंट क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, सिर्फ बिल्डिंग का रेंट नहीं लेता एसएससी, बिल्डिंग के साथ कोई फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, उसका भी रेंट ले लिया करता है, यानी मिक्स्ड हो जाता है रेंट। बिल्डिंग का भी रेंट आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का भी आ रहा है, या कुछ उसने सर्विसेज प्रोवाइड की है जैसे लिफ्ट या सिक्योरिटी, पावर बैकअप, तो उस केस में ये जितनी भी सारी चीजें उसने सर्विसेज दी हैं और बिल्डिंग प्रोवाइड किया है, उसका रेंट मिक्स होके आता है उसके पास, वो कहलाता है कंपोजिट रेंट। तो बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट की। कंपोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो लॉ सिंपल बोलता है कि जहां पर कंपोजिट रेंट जो है वो सेपरेबल हो जाता है, यानी बिल्डिंग का रेंट जो है अलग हो पा रहा है, और जो फर्नीचर है या सर्विसेज है कोई लिफ्ट की या पावर बैकअप की, उनका रेंट अलग कर सकते हैं। तो उस केस में जितना भी रेंट बिल्डिंग का है उसे टैक्सेबल करो, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और जो फर्नीचर वगैरह है या इसका है उसका टैक्सेबल कर दो या तो पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एज द केस में भी। ये बेटा केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या अदर सोर्सेज में। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहां पर इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं कर पा रहे हम, तो उस केस में क्या बोलता है लॉ? उस केस में सिंपल लॉ ने बताया कि इनकेस कंपोजिट रेंट जो है इनसेपरेबल है, सेपरेबल नहीं है, तो उस केस में आप करें बिजनेस इनकम उसे ट्रीट कर ले या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट कर ले, जो केस के फैक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया? ये था बेटा कंपोजिट रेंट का प्रोविजन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। वो हाउस प्रॉपर्टी जो इंडिया के बाहर है। तो बेटा याद करना, जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़े थे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो उस केस से कोरिलेट करके देखेंगे यहां पर। आइए समझिए। सबसे पहले वो बात करता है इन केस ऑफ रेजिडेंट। कौन सा रेजिडेंट? जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, और इंडिविजुअल और एचयूएफ है। ठीक है, उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो उससे होने वाली इनकम तो बेटा वैसे भी टैक्सेबल ही होनी है, क्योंकि याद करिए सेक्शन 6 जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, तो मैंने आपको याद कराया था कि जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है उसके केस में क्या होता है, हमेशा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इन केस किसी बच्चे की वो क्लास मिस है, वो डिटेल में समझना चाहता है, तो लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो क्लास वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इस केस में कब टैक्सेबल होगा बेटा? जब इनकम इंडिया में रिसीव की जाएगी तभी टैक्सेबल होता था, अदरवाइज इनकम इंडिया में रिसीव नहीं की तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो सिंपल हमने वहां पर भी समझ लिया था, यहां पर फिर से एक बार हमारा रिवाइज हो गया। बात करते हैं सेक्शन 23 की। अब कंप्यूट करेंगे कि एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीएवी भी बोलते हैं। जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय द ऑनर। देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस जो है डिडक्ट किए जा रहे हैं, कौन से? जो ऑनर ने पे किए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में ऑनर ने पे किए हैं वही करे जा रहे हैं, अगर कोई टेनेंट पे कर रहा है तो वो लेस नहीं होंगे। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो क्या होता है बेटा एनुअल वैल्यू? एनुअल वैल्यू सिंपल ये होता है कि जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है उसमें से लेस कीजिए क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस। कौन से वाले? जो ऑनर ने पे किए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। और नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है बेटा? हमारी एनुअल वैल्यू होती है। चलिए अब बात करते हैं आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह की हाउस प्रॉपर्टीज होती है, उसके केस में हम कैसे निकालते हैं क्या?
एनुअल वैल्यू। ठीक है, फटाफट से, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, जो हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे साल में क्या रही, लेट आउट रही, तो उस केस में कैसे निकलेगी एनुअल वैल्यू। तो लॉ बताता है सिंपल, हायर ऑफ द फॉलोइंग, दो कंडीशन है उनका हायर आप चेक करें, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द होल ऑफ द ईयर देन द जीएवी वुड बी हायर ऑफ फर्स्ट एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या हो गया, जीएवी। देखिए बेटा ध्यान देना, देखिए बेटा बी पॉइंट देखिए एक बार, बी पॉइंट क्या बोलता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स लग रहा है, रिसीव्ड हो गया रेंट या अभी तक रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल, तो वो भी क्या कर लिया इन्होंने, कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब समझते हैं ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेंट के लिए तीन टर्म्स हमें और समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फेयर रेंट की, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू की और स्टैंडर्ड रेंट की। तो समझिए बेटा फेयर रेंट क्या होता है, जिस असेसी की हाउस प्रॉपर्टी की हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट, उसी से मिलती जुलती एक हाउस प्रॉपर्टी देखेंगे, उसी लोकेलिटी में देखेंगे और ये चेक करेंगे कि इसका रेंट कितना होगा। ठीक है, असेसी अगर 10,000 रुपए मंथ रेंट बता रहा है अपनी हाउस प्रॉपर्टी का, तो हम देखेंगे उसी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का उसी लोकेलिटी में जहां पर असेसी की है कि यहां पर जो रेंट मिलता है इसी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का वो कितना मिलता है। असेसी बोल रहा है 10,000 और हमें पता चला कि ऐसी सिमिलर हाउस प्रॉपर्टी का उसी लोकेलिटी में रेंटल इनकम जो है वो 15,000 है। तो ऐसे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे फेयर रेंट की। सबसे पहले फेयर रेंट चेक किया जाएगा, उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज जो म्युनिसिपल टैक्स लगाने के लिए वैल्यूएशन करती है हाउस प्रॉपर्टीज का, वो होती है बेटा म्युनिसिपल वैल्यू। और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट बेसिकली गवर्नमेंट जो है बेटा वो फिक्स कर देती है रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है स्टैंडर्ड रेंट। तो तीन चीजें हो गई। ठीक है, अब समझिए एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ द फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल है बेटा कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। इन दोनों में जो हायर होगा उसका कंपैरिजन फिर किसके साथ किया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसकी जो वैल्यू कंप्यूट होके आएगी और जो स्टैंडर्ड रेट की वैल्यू कंप्यूट है ऑलरेडी, उन दोनों में हम देखेंगे विच एवर इज लोअर। कहने का मतलब ये है, फिगर फिट करते हैं इसमें। सपोज म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ, फेयर रेंट जो है वो है 9,000 रुपीज पर मंथ। तो इस केस में हायर कौन सा है, सर ये हायर जो है वो बना 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड रेंट की, वो दिया हुआ 8,000 रुपीज पर मंथ। तो लॉ बोलेगा अब चेक करो स्टैंडर्ड रेंट और जो अमाउंट निकल के आई एमवी और एफआर में हायर, उन दोनों में कौन सा लोअर है, तो स्टैंडर्ड रेंट लोअर है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी 8,000 हो जाएगी। ये किसकी अमाउंट है, एक्सपेक्टेड रेंट की। और अगर एक्चुअल रेंट हमें दिया हुआ है 12,000, तो याद करो बेटा जीएवी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा जीएवी 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बात बोलता है सिंपल, और कुछ नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी बेटा बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बेटा फटाफट से आइए, एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओरली करते हैं एग्जांपल को, जल्दी से आइए। जयश्री owns 5 houses in Chennai, all of which are let out. Compute the GAV of each house from the information given below. जयश्री के 5 हाउसेज हैं, उनकी GAV हमें निकालनी है। सबसे पहले दिया हुआ है हमें हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, हाउस 5, 5 हाउस दे दिए। अब उसकी म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं GAV, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट में हम देखते हैं एमवी, एफआर, एसआर। ठीक है, और उसमें हम चेक करेंगे एमवी और एफआर विच एवर इज हायर। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में देखो बेटा कौन सा हायर है, 80,000, 90,000, एफआर हायर हो गया 90,000 हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया हमारा 90,000 हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब वो बात करता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। इन दोनों में हायर कौन सा होगा, इन दोनों में हायर होगा 90,000। तो बेटा हमारा जीएवी क्या हो जाएगा, जीएवी हो जाएगा 90,000। क्लियर हो गया, ऐसे ही चारों केसेस में करना है, सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अलग हाउस प्रॉपर्टी की। 2 where let out property is vacant for the part of the year section 23 subsection 1 clause C। अब ये बात करता है
कि वो हाउस प्रॉपर्टी जो पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट है, उस केस में हम क्या चेक करेंगे, इसमें ध्यान देना बेटा। लॉ बोल रहा है लेट आउट प्रॉपर्टीज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड ओइंग टू वैकेंसी। तो उस केस में लॉ बोलता है जो एक्चुअल रेंट है वो लोअर हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट से, ऑब्वियसली लोअर हो जाएगा। लेट आउट नहीं हो पाई, वैकेंट रह गई, क्योंकि कोई आया नहीं टेनेंट, उस वजह से वो क्या रह गई, वैकेंट रह गई। तो लॉ बोलता है एक्चुअल रेंट जो है लोअर है एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ही जीएवी हो जाएगा इस केस में, ठीक है। भले ही एक्चुअल रेंट इसमें ईआर से कम है, लेकिन फिर भी जीएवी किसे माना गया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल को, ठीक है बेटा। केस 3, थर्ड केस की वो बात करता है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उस केस में क्या होगी हमारी एनुअल वैल्यू, उस केस में लॉ बोलता है कि वो हो जाएगी निल। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या है, असेसी वहां पर खुद रहता है। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि असेसी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है, उस हाउस प्रॉपर्टी को वो यूज नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो क्या है, अनऑक्यूपाई है, ठीक है। पूरे साल भी वो अनऑक्यूपाई हो सकती है या पार्ट ऑफ द ईयर भी अनऑक्यूपाई हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वो अनऑक्यूपाइड। नेक्स्ट इज बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या बोलता है, द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज फॉर ईदर 1 हाउस प्रॉपर्टी और 2 हाउस प्रॉपर्टी। देखिए जो बेनिफिट मिलता है निल एनुअल वैल्यू का, निल एनुअल वैल्यू का, वो अवेलेबल होता है केवल और केवल 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक। वो 2 हाउस प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है या अनऑक्यूपाइड हो सकती है। सी पॉइंट, द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज अवेलेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ये बेनिफिट अवेलेबल है। नो डिडक्शन फॉर म्युनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का केस देखेंगे तो उस केस में असेसी को म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन अलाउ नहीं होती, कोई भी म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन असेसी को नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसमें कैसे करना है बेटा, समझिए, सिंगल यूनिट ऑफ ए प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर, उस केस में देन द ईआर एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे निकालेंगे, पूरे साल का निकालना है। द होल ईयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द जीएवी, ठीक है। पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। ER फॉर द होल ईयर शैल बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, जो लेट आउट पीरियड था उससे ER को फिर कंपेयर किया जाएगा। एंड विच एवर इज हायर शैल बी अडॉप्टेड एज द जीएवी। जैसे हम जीएवी कंप्यूट करते थे नॉर्मल, वैसे ही यहां पर की जा रही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस की। म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन कितने पीरियड के लिए मिलेगी, पूरे पीरियड की मिल जाएगी, शर्त यह है कि ओनर ने उन्हें पे किया हो, बस, और कोई कंडीशन इस पर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो डीम टू बी लेट आउट, मान ली गई है कि ये लेट आउट हो गई है। तो अभी तक हमने क्या समझा, 2 हाउस प्रॉपर्टी असेसी के पास है तो उनमें डीम टू बी लेट आउट का कोई कंसेप्ट नहीं आता। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हो जाती हैं असेसी के पास, तो बेटा फिर वहां पर डीम टू बी लेट आउट का कंसेप्ट आ जाता है। सपोज एक असेसी के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी हो गई, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है उनकी एनुअल वैल्यू तो निल होगी, जो थर्ड होगी उसको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहां पर यह भी आता है कि असेसी के पास ऑप्शन है कि उन 3 हाउस प्रॉपर्टी में से किन्हीं 2 को वो क्या कर सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। ये लॉ ने बेनिफिट दिया हुआ है असेसी को, और ये जो ऑप्शन मिलता है उसे कि किन्हीं 2 हाउस प्रॉपर्टी का वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकता है, ये ऑप्शन जो मिलता है ये हर साल मिलता है। एक एग्जांपल से समझे, सपोज ए के पास 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं 1 2 3, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर 1920 में क्या किया उसने, 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दिया। प्रीवियस ईयर 2021 में वो क्या कर सकता है, 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है, या 3 और 1 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है, या 1 और 3 को रिमेन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाया था वैसा भी दिखा सकता है। यानी ऑप्शन वो चेंज कर सकता है हर साल, साल के बीच में नहीं, हर साल वो चेंज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का जीएवी कैसे निकालते हैं। तो लॉ सिंपल बताता है, जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का, वो ही उसका जीएवी हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। डीम टू बी लेट आउट जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें अनरियलाइज रेंट का कोई कंसेप्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा, क्योंकि लॉ ने माना हुआ है कि वो प्रॉपर्टी लेट आउट है,
एक्चुअल में वही नहीं है, लेकिन लॉ ने उसे मान लिया, तो वहां पे अनरियलाइज रेंट का कोई कंसेप्ट आता ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टीज कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। जो म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं कौन से प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, जो डीम्ड टू बी लेट आउट है, उनके लिए डिडक्शन मिल जाती है, उसके लिए कोई मना नहीं है। नेक्स्ट इज बेटा 6 पॉइंट, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 साल तक के पीरियड तक, कहां से 2 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच COC सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द असेसी, उस पीरियड तक क्या रहेगा बेटा, इस केस में एनुअल वैल्यू नील रहेगी, और जैसे ही 2 साल एक्सपायर हो जाएंगे उस केस में डीम टू बी लेट आउट इसे कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, इन केस ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब पोर्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी का, एक पोर्शन लेट आउट है, एक पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में कैसे करना है। सबसे पहले जो पोर्शन बेटा लेट आउट है उसकी इनकम अलग कंसीडर कर लीजिए, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी इनकम अलग कंसीडर कर दीजिए। इन केस म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट या स्टैंडर्ड रेंट जो है वो भी बाइफर्केशन उनका अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी बात है, उनका बाइफर्केशन के अकॉर्डिंग कर दीजिए। इन केस बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं होता तो अपोर्शन कर दीजिए लेट आउट पोर्शन और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में, या तो प्लेन्थ एरिया बेसिस पे या बिल्ट अप फ्लोर एरिया बेसिस पे या कोई रीजनेबल बेसिस पे, तो उस बेसिस पे ये क्या कर दिया जाता है, अपोर्शन कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस के केस में भी सेम ऐसे बेटा, प्रॉपर्टी टैक्सेस की बाइफर्केशन अगर अवेलेबल है तो प्रॉपर्टी टैक्सेस का बाइफर्केशन कर दीजिए। इन केस प्रॉपर्टी टैक्सेशन का बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है तो पोर्शन वाइज या फ्लोर वाइज या रीजनेबल बेसिस पे अपोर्शन कर दीजिए। ठीक है। तो बेटा जो ये हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है कई सारी जगह हमने नोटिस किया तो ये नोशनल इनकम हो रही है टैक्सेबल रेदर देन रियल इनकम बेसिस पे। जैसे फर्स्ट हमने किया था कि एसएससी के पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो उस केस में 2 हाउस प्रॉपर्टी तक सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाता था, उस केस में एनुअल वैल्यू नील हो जाती थी। जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा एक्सीड होती थी, एसएससी के पास ऑप्शन आ जाता था कि किसी 2 का वो क्या कर ले, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले किसी 2 को, और बाकियों को क्या करे, डीम टू बी लेट आउट कंसिडर कर लिया करता था लो। तो इस केस में जो डीम टू बी लेट आउट कंसिडर की गई है वहां पर बेटा नोशनल इनकम उनकी चार्ज की जा रही है रादर देन रियल इनकम। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जहां पर लेट आउट हुई है प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो एक्सीड करता है एक्चुअल रेंट से, तो उस केस में जीएवी हम कंसीडर क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रेंट। तो वहां पर भी लॉ ने क्या किया, नोशनल इनकम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ईआर को जो है जीएवी कंसीडर कर लिया, जिस वजह से नोशनल इनकम टैक्सेबल हो गई। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी which is vacant for the part of the year, if the actual rent received or receivable for let out period is less than expected rent for the whole year not owing to vacancy, ER। अब इसमें क्या बोलता है बेटा, एक प्रॉपर्टी लेट आउट की गई लेकिन साल के कुछ पार्ट में वो वैकेंट रही, तो उस केस में लॉ ने क्या बोला है, ER और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हाइयर वो जीएवी होता है। तो उस केस में ER ज्यादा है, एक्चुअल रेंट रिसीव जो हुआ है वो कम हुआ है, तो इस वजह से वहां पर भी नोशनल इनकम टैक्सेबल हो गई। नेक्स्ट जो बात करता है वो स्टॉक एंड ट्रेड की बात करता है। जैसे 2 साल खत्म हो गए, कौन से 2 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच COC वाज ऑब्टेन, वो 2 साल खत्म होते ही जो नेक्स्ट तीसरा साल आएगा उसमें जो है नोशनल इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो ये जो बेटा 4 केसेस हमने डिस्कस किए, यहां पर रियल इनकम टैक्स नहीं हो रही, यहां पर नोशनल इनकम जो है कंसिडर की जा रही है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट जो होता है बेटा उसे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है जो रूल 4 ने स्पेसिफाई किए हैं कि ये जो 4 कंडीशन है, रूल 4 और 4 ही कंडीशन, ये जो 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तभी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो हुआ है उसमें अनरियलाइज रेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। 4 कौन कौन सी कंडीशन है बेटा, सबसे पहले टेनेंसी इज बोनाफाइड, जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है जिसने डिफॉल्ट किया है उसे या तो प्रॉपर्टी से वैकेट कर दिया गया है या स्टेप्स लिए गए हैं उसे प्रॉपर्टी से वैकेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो ओनर की किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई तो नहीं कर रहा, या वो ओनर की किसी और प्रॉपर्टी पे टेनेंट तो नहीं है, ये वाला केस वो बोलता है कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी
of the unpaid rent or satisfy the AO that legal proceeding would be useless. असेसी ने जो है या तो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी हो किसके अगेंस्ट, डिफॉल्टिंग टेनेंट के अगेंस्ट, या एओ को उसने सेटिस्फाई कर दिया हो, कन्विंस कर दिया होगा सर इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स में करूंगा तो यूजलेस होगी, उनका कोई भी बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो अनरियलाइज रेंट जो है वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्सेस की बात कर लेते हैं। जब भी हम जीएवी कंसीडर करते हैं तो उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं ताकि हम एनएवी कैलकुलेट कर सके। आइए फटाफट से, फर्स्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस आर अलाउबल एज डिडक्शन फ्रॉम जीएवी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। लॉ क्या बोलता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वो डिडक्शन उनकी मिल जाएगी जीएवी में से, बट सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। कौन कौन सी? शुड बी बोर्न बाय द असेसी, जो ऑनर है उसी के थ्रू बोर्न होनी चाहिए, और एक्चुअल पेड होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, ये 2 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जो है म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ होंगे डिडक्शन के लिए जीएवी में से। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस लेविड बाय ए लोकल अथॉरिटी फॉर ए पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर not paid during that year, no deduction shall be allowed in the computation of income from house property for that year। देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लेविड तो हो चुके हैं बट पेड नहीं हुए तो उस केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट ईयर में वो हाउस टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया गया है तो जिस प्रीवियस ईयर में वो पे किया है उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन बेटा मिल जाएगी। ठीक है, ये 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है बात। 4th पॉइंट में ये बोलता है, 4th पॉइंट में बात करता है कि बेटा कि एक्चुअल बेसिस पे जो है प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है अलाउड होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे नहीं होते। 4th पॉइंट में ये क्रक्स निकल के आया कि जो असेसी ने अकाउंटिंग मेथड कुछ भी अडॉप्ट किया हो उससे रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंट क्या है कि असेसी ने क्या किया हो, प्रॉपर्टी टैक्स को पे किया हो एक्चुअल में, तभी वो अलाउ होगा, अदरवाइज नॉट। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, जो प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, वहां पर जो लोकल अथॉरिटी उस कंट्री की है वो अपने अकॉर्डिंग अगर टैक्स लगाती है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड और प्रॉपर्टीज फॉर विच नील एनुअल वैल्यू इज क्लेम्ड। देखिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है या अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जिनकी एनुअल वैल्यू नील होती है तो उस केस में प्रॉपर्टी टैक्स की डिडक्शन अलाउ नहीं होती असेसी को। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट फटाफट से आते हैं, अब बात करते हैं सेक्शन 24 की जो डिफाइन करता है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू से डिडक्शन की बात करता है कि एनुअल वैल्यू से कैसे डिडक्शन हम लेंगे। देखिए समझिए, अब तक हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए समझिए बेटा, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीएवी कंसीडर किया, जीएवी को निकाला, जीएवी की जो अमाउंट आई माइनस उसमें से क्या रिड्यूस करेंगे, उसमें से हम रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी टैक्सेस। ये वो हैं जो ओनर ने पे किए हैं, टेनेंट ने पे किए वो कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इसे रिड्यूस करने के बाद क्या आया, जो भी निकल के आया वो क्या है, एनएवी, ये हो गई हमारी नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब नेट एनुअल वैल्यू में से डिडक्शंस की बात चल रही है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ये वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से। फर्स्ट, देयर आर 2 डिडक्शन, 2 डिडक्शन होती है बेटा। एक होती है प्रॉपर फ्लैट डिडक्शन 30% की, एनएवी में से मिल जाती है अंडर सेक्शन 24A, और बी जो होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बात करते हैं पहले 30% की फ्लैट डिडक्शन की। ये फ्लैट डिडक्शन अलाउड है इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जितना भी एक्सपेंडिचर एक्चुअल में इनकर्ड हुआ उससे कोई रेलिवेंस नहीं है, फ्लैट डिडक्शन 30% की एक्चुअल में मिलेगी। नेक्स्ट, 30% की फ्लैट डिडक्शन नहीं मिलेगी किन केसेस में, 2 केसेस में, जहां पर प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट जो बात करता है बेटा वो स्टॉक इन ट्रेड की बात करता है। कौन से स्टॉक इन ट्रेड की बात करता है, जिसका सीओसी मिल चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल चुका है, लेकिन जो 2 साल का टाइम था सीओसी के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, जो नेक्स्ट 2 इयर्स का टाइम था वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इन 2 साल का जो ये जो पीरियड है इस केस में 30% की फ्लैट डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी उस एसआईटी पर। ठीक है बेटा, समझ आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट बात करता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा 24B में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाउस प्रॉपर्टी में जो मेन कंसेप्ट है बेटा वो जीएवी कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कंसेप्ट है। बाकी हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है और कुछ नहीं है। तो समझिए बेटा 2 तरह की इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होते हैं, 2 तरह के, 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, एक होगा इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड।
पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की डिडक्शन कैसे मिलेगी बेटा? सिंपल, जो भी लोन बोरो किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, उससे डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज ऑल्सो एडमिसिबल एज डिडक्शन। सेकेंड पॉइंट में ये बोलता है कि एक असेसी ने लोन बोरो किया था और लोन पे वो इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, लोन रीपे करना चाहता, बट रीपेमेंट के लिए उसके पास मनी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, एक और लोन ले लेता है और इस ओरिजिनल लोन को रीपे कर देता है। तो उस केस में लॉ डिफाइन करता है कि ये जो फ्रेश लोन लिया असेसी ने ओरिजिनल लोन को रीपे करने के लिए, इस फ्रेश लोन पे जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 24B में, ये वो बात करता है। तो ये था बेटा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बात करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेसिकली होता क्या है बेटा, समझिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड उस प्रीवियस ईयर से पहले का पीरियड होता है जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने क्या किया, प्रॉपर्टी को या तो एक्वायर किया या कंस्ट्रक्शन की, उस प्रीवियस ईयर से पहले का पीरियड। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो समझिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड एज रिड्यूस्ड बाय any part thereof allowed as deduction under the other provision of the act can be claimed as deduction over a period of 5 years in equal annual installment। समझ आया बेटा? नहीं आया सर, समझाएं जरा। एग्जाम्पल से समझिए बेटा बोलना क्या चाहता है। देखिए सपोज एक असेसी है, उसने 10 लाख रुपीस का लोन जो है वो बोरो किया, ठीक है। ये लोन उसने बोरो किया एट द रेट ऑफ 10%। कब किया उसने ये बोरो किया? 10 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। अब इस लोन के अमाउंट से क्या किया बेटा, उसने अपनी जो एक हाउस प्रॉपर्टी थी वो कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। और उस हाउस प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो कब तक पूरी हुई है? वो जो कंस्ट्रक्शन उसकी पूरी हुई है वो हुई है 31 मार्च 2020 तक, ये पूरी हुई है, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा बेटा, इसमें बताना जरा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लॉ क्या बोलता है? पीरियड prior to the previous year in which construction or acquisition is completed। तो ध्यान दो बेटा, ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर है 1920, ठीक है। इस प्रीवियस ईयर से जो पहले का पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? प्रायर पीरियड हो जाएगा। तो इस प्रीवियस ईयर से पहले वाला पीरियड कौन सा? 10 अक्टूबर 2018। ये प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर है सर 18-19, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हो गया बेटा इसमें? 2018-19 ये हो गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब बात करते हैं लोन की। देखिए इसका क्या होगा, इंटरेस्ट का। अब लॉ बोलता है कि ये जो 10 लाख रुपए का लोन लिया था असेसी ने, 10% था, 10% था बेटा। 10 लाख का 10% करो कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख आया। यहां पे मंथ काउंट करो कितने आ रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ये हो गए बेटा, 6 मंथ। तो लॉ बोलता है 1 लाख इंटू 6/12, 6 महीने का निकालो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000, ठीक है बेटा। ये जो 50,000 इंटरेस्ट आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, इसे लॉ बोलता है कि इसे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी 5 साल तक जो है, 5 साल के पीरियड तक अलाउ कर दिया जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर अमाउंट कितनी आएगी? ये अमाउंट आएगी इक्वल्स टू 10,000। ये जो अमाउंट है 10,000, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी एक तो असेसी को, कौन से प्रीवियस ईयर में? 1920 में मिलेगी। दूसरा, क्योंकि ये लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, रिपेमेंट नहीं हुई है, इसका 10% निकालो तो 1 लाख। ये जो 1 लाख आया बेटा, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी असेसी को। प्रीवियस ईयर किसमें? 1920 में, ठीक है। समझ आ गया? एक बात और ध्यान देना, जो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला जो ये इंटरेस्ट होता है बेटा, ये अलाउ होना कब से शुरू होता है? उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होना शुरू होगा जिस प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट हुई है, ठीक है बेटा। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। ये तो हम बात अभी कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया फुली क्लेम्ड हो जाएगा, कोई मनाही नहीं होती, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती कि ये 5 साल में डिवाइड होगा, फुली क्लेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू इज निल। अब उन केसेस की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट की जो डिडक्शन होगी बोरोड कैपिटल की,
वो कैसे मिलेगी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो कैसे होगी, जहां पर एनुअल वैल्यू नील है उस केस में रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे होगी। तो सबसे पहले देखिए, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है बेटा उसका 1/5 मिलेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कंडीशन, लोन बोरोड बिफोर 1 अप्रैल 99, लोन जो है वो बोरो कब किया गया, 1/4/1999 से पहले का लोन बोरो है, तो उस केस में किस पर्पस के लिए बोरो किया गया है, where the property has been acquired, constructed, repaired, renew or reconstructed with borrowed capital before 1/4/99। तो actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied properties subject to a maximum of ₹30,000। लोन बोरो किया गया 1 अप्रैल 1999 से पहले वाला, उस केस में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक हाउस प्रॉपर्टी पर या 2 हाउस प्रॉपर्टी पर, एग्रीगेट दोनों का एग्रीगेट, वो बेटा 30,000 मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोन बोरोड ऑन और आफ्टर 1/4/99। 1/4/99 के बाद क्या हुआ देखिए, जहां पर प्रॉपर्टी क्या की जा रही है, ध्यान देना बेटा, एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड दो शब्द हैं, एक्वायर की जा रही है या कंस्ट्रक्ट की जा रही है, कब, 1/4/99 के बाद। ठीक है, और जो एक्विजिशन है या कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, 5 सालों के अंदर अंदर पूरा होना चाहिए। ये 5 साल कहां से काउंट किए जाएंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। जिस फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल बोरो की गई उससे नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होना चाहिए, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पूरी हो जानी चाहिए। तब उस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है, एक घर के लिए या 2 घर के लिए या दोनों का मिला के, इनकेस 2 घर है तो दोनों का मिला के, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा। लेकिन एक कंडीशन है, क्या है, एक सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा असेसी को। सर्टिफिकेट कैसा, वो सर्टिफिकेट वो पर्सन देगा जो लोन की अमाउंट दे रहा है असेसी को, अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो सारी चीजें जो है स्पेसिफाई करनी होगी उस सर्टिफिकेट में जो लोन प्रोवाइडर है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये देखिए किसके लिए, सिर्फ एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1/4/99 के बाद की बात चल रही है, where the property is repaired, renew or reconstructed with capital borrowed on or after 1/4/99। अब देखिए प्रॉपर्टी को क्या किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, रिन्यू किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्टेड किया जा रहा है, और कैपिटल बोरो कब किया, 1/4/99। तो उस केस में मैक्सिमम जो है वो 30,000 है बेटा, एक घर के लिए या 2 घर के लिए, एग्रीगेट जो है मैक्सिमम 30,000। एक बात जरा समझिए, बी पॉइंट का फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्वायर और कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 2 लाख रुपए की तो यहां पे डिडक्शन मिल गई, या रिपेयर या रिन्यू करते हैं तो 30,000 की यहां मिल गई, तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई सर, 2,30,000 नहीं। आगे लो बोलता है, हाउएवर टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन ए एंड बी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। बेटा दोनों का मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ये जो दोनों क्लोज हैं, आई और डबल आई, इन दोनों का मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार से फटाफट समझिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात चल रही है बेटा, ध्यान देना। सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात चल रही है जहां पर एनुअल वैल्यू नील होती है। अगर लोन बोरो किया है असेसी ने 1/4/99 से पहले, तो भले उसने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या रिन्यू या रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोरो किया हो, मैक्सिमम कितना, 30,000 की डिडक्शन है, एक घर हो या 2 घर हो, सबका एग्रीगेट मिला के। अगर लोन बोरो किया है 1/4/99 के बाद, तो उस केस में अगर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लस पहले 5 सालों के अंदर अंदर वो क्या कर दे, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन को पूरा कर दे, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो बेटा मिल जाएगी 2 लाख की इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी रिपेयर हो रही है, रिन्यू हो रही है, रिकंस्ट्रक्टेड हो रही है, और कैपिटल बोरो कब की गई, 1/4/99 के बाद, तो उस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलेगी वो मिल जाएगी बेटा 30,000 की। लेकिन ध्यान रहे, 2 लाख प्लस 30,000 नहीं होगा, आई और डबल आई दोनों की मिला के जो एग्रीगेट डिडक्शन होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 2 लाख तक होगी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फटाफट से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस केस का, आइए जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर मानस owns 2 house properties, one at Bombay wherein his family resides and the other at Delhi। मिस्टर मानस के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी बेटा, एक है बॉम्बे में, एक दिल्ली में। बॉम्बे में फैमिली रहती है और दिल्ली में कोई नहीं रहता, अनऑक्यूपाइड है। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन ए रेंटेड हाउस। वो मिस्टर मानस जो है वो चंडीगढ़ रहते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस की वजह से एक रेंटेड हाउस में। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन लोन 30 लाख एट 10% पर एनम 1/4/18। देखिए एक्विजिशन के लिए लिया है, बॉम्बे में जो उन्होंने लिया है एक्विजिशन के लिए 30 लाख रुपीस का लोन लिया 10% पर एनम ऑन 1/4/18।
ही हैज नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फार इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली। उन्होंने दिल्ली की जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग कोई भी लोन की अमाउंट अभी तक रीपे नहीं की है। ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 11% पर एनम ऑन 1 अक्टूबर 2018 टूवर्ड्स रिपेयर। दिल्ली के लिए उन्होंने लोन लिया था 5 लाख रुपए का 11% पर एनम से 1/10/2018 को रिपेयर के पर्पस के लिए। ठीक है बेटा। अब लो पूछता है कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन। अब लो पूछ रहा है कि जो असेसी को डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की वो कितनी मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए 24B में कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे 3 लाख इंटू 10% 3 लाख हो गया, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कहां तक है 2 लाख तक है। ठीक है, समझ आ गया। रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, ये इतना हो गया। अब रिपेयर के लिए उन्होंने दिल्ली के रेजिडेंशियल हाउस के लिए लिया था, वहां पर 5 लाख का 11% 55,000 आ रहा है, बट रेस्ट्रिक्ट कितना है 30,000 तक है। याद करिए अभी हमने क्या किया था, जो रिपेयर होता है रिकंस्ट्रक्शन होता है तो उस केस में कितना लेते हैं 30,000 मैक्सिमम, 1499 के बाद 30,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा 2,30,000। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे सीलिंग अमाउंट तो वहां पे क्या था ए और बी जो टोटल अमाउंट है उसकी 2 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा 2 लाख। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वो बात करते हैं सर्टिफिकेट की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में वो बताते हैं, एक बार देख लेते हैं, समझिए। द सीलिंग लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। देखिए कौन सी सीलिंग लिमिट की बात कर रहे हैं, जो 2 लाख वाली सीलिंग लिमिट है बेटा उसके बारे में लॉ बोल रहा है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। देखिए इस लिमिट की बात कर रहा है वो 2 लाख, ये जो 2 लाख लिखे हुए हैं इनकी बात कर रहा है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती हैं उसके केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो जाता है बेटा, मैक्सिमम 2 लाख हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन लॉ क्या बोलता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो उस केस में जितना भी एक्चुअल इंटरेस्ट होगा वो अलाउड हो जाएगा। 2 लाख की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सपोज एक एग्जांपल लें, मिस्टर ए एक असेसी हैं और उनके पास है 3 हाउस प्रॉपर्टीज 1 2 3, ये 3 हाउस प्रॉपर्टीज हैं उनके पास। अब जो नेट एनुअल वैल्यू है 2 हाउस प्रॉपर्टीज की वो क्या कर सकते हैं, निल मान सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है कि किसी भी 2 की वो क्या करे, हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल वो ले सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड की ले सकते हैं, सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड जो भी कॉम्बिनेशन बने। हम मान के चलते हैं सपोज उन्होंने लिया फर्स्ट और सेकंड, तो उस केस में निल हो गई, निल हो गई। और नेट एनुअल वैल्यू इस केस में ये है 3 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 24 की, जो डिडक्शंस प्रोवाइड कराता है सेक्शन 24। ए में क्या बोलता है 30% की फ्लैट डिडक्शन। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड में कितनी मिल जाएगी, नहीं सर इसमें तो निल मिलेगी ना, निल नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों, याद करो जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस होते हैं तो वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यानी ये क्या है, ये हो जाएगा बेटा नॉट एप्लीकेबल। इस केस में नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, निल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस उसमें कितनी मिलेगी 90,000, ये मिल गई। चलिए सबसेक्शन बी 24 सबसेक्शन ए एंड सबसेक्शन बी, ये सबसेक्शन है बेटा। तो बी क्या बोलता है, बी बोलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो हम मान के चलते हैं कि मिस्टर ए ने तीनों हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया हुआ है, तीनों के लिए लिया हुआ है। इसके लिए लिया हुआ है, फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी के लिए और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने लिया हुआ है 1 लाख ईच एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और जो थर्ड हाउस प्रॉपर्टी है उसके लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है 30 लाख का, 30 लाख का एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो बताएं जरा मुझे कितनी होगी। सर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो मिल जाती है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, ये सर है 10,000। और ये जो लोन अमाउंट है बेटा ये उन्होंने लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, 10,000 इसमें मिलेगा, 10,000 इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसमें कितना है 3 लाख सर, बट मैक्सिमम 2 लाख होता नहीं। यही पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लॉ क्या बोलता है यहां पर, लॉ ये बोल रहा है सीलिंग लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। जो ये सीलिंग लिमिट है ना बेटा 2 लाख वाली, वो यहां एप्लीकेबल नहीं होगी, इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कौन सा है, लेट आउट वाला है, डीम टू बी लेट आउट वाला है। तो यहां पर 3 लाख का 3 लाख आएगा। ठीक है,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी हो गई, कितना हो गया, ये हो गया सर 10,000 और ये भी 10,000, लॉस आ गया दोनों। और ये कितना हो गया बेटा, ये 90,000 लॉस आ गया। ठीक है, समझ गए, इसकी वो बात करते हैं। इंटरेस्ट अलाउबल ऑन एक्रूअल बेसिस, बेटा इंटरेस्ट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है। अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल बोरोड। एक चीज देखा बेटा, ये और बताता है, वो बोलता है कि इन केस असेसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की और जो कंसिडरेशन थी बेटा परचेज प्राइस की, वो उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, यानी अनपेड बचा हुआ है, अभी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो उस केस में क्या करता है, जो बायर है वो सेलर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि आप क्या कीजिए, ये जो अनपेड परचेज प्राइस है आप इसका मुझे लोन बना दीजिए, लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उस केस में लॉ बोलता है ये जो लोन कन्वर्ट हुआ है ना बेटा, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, इसे भी क्या मान लिया जाएगा, कैपिटल बोरो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। तो बेटा एक बार बात कर लेते हैं सेक्शन 24 को क्रक्स में समझ लेते हैं। 24 बोलता क्या है, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। सबसे पहले उस केस में क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए मिल जाएगी, 30% ऑफ एनएवी मिल जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, सीलिंग लिमिट, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट पर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, अब कौन सी प्रॉपर्टीज है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B कितना मिलेगा, देखिए, वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए अब हम बात करते हैं। तो अगर लोन लिया हुआ है 1499 से पहले तो बेटा मैक्सिमम 30,000 मिलेगा, और ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी तक के लिए अवेलेबल है एग्रीगेट में, ये याद रखना। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी एसएससी के पास तब भी 30,000 और दो है तो दोनों का एग्रीगेट 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1499 तो बेटा दो कंडीशन यहां पे फुलफिल होगी। एक तो पहला, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सालों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ये 5 साल कौन से हैं, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड, प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, जो सर्टिफिकेट देगा लेंडर कि इंटरेस्ट इतना पे कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो बेटा कितनी, मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, एक हाउस के लिए या दोनों हाउस के लिए एग्रीगेट में। और अगर कंडीशन दोनों बेटा फुलफिल नहीं हो जाती तो 30,000 ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चलिए बेटा। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, अब आप करिए इतना कंसेप्ट रिवाइज। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम, आप क्या करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।